नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। बांग्लादेश सरकार की मदद करेगा भारत, 5 लाख टन पारबॉइल्ड चावल की आपूर्ति पर सहमत। असम राइफल्स ने खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग से सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए की साझेदारी। कोरिया एग्रीटेक ट्रेड शो 2022 का आयोजन कैमिको इंडिया द्वारा हैदराबाद में 15 दिसंबर से होगा शुरू। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR-IARI के 462 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। टेंडीगुटा के किसानों ने पारादीप फॉरेस्ट लिमिटेड CSR के साथ की साझेदारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बयान, कहा हम 40,000 हेक्टेयर तेल ताड़ के वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढेर है। मिर्जापुर बना ड्रैगन फ्रूट का हब, इसकी खेती से किसानों को हो रहा है लाखों का मुनाफा। ट्विटर ने बिजनेस अकाउंट्स के लिए जारी किया गोल्ड चेक मार्क। सेंसेक्स में 207 अंकों की बढ़त, निफ्टी 18,546 के पार। कैक्टस की खेती से किसानों के लिए खुली नई राह, सरकार दे रही बढ़ावा। हरियाणा के झज्जर में खाद के लिए मारामारी, 7 घंटे लाइन में लगने के बाद मिला यूरिया, किसान परेशान। पंजाब में किसानों ने ब्रह्मशंकर जिम्पा के आवास के पास किया प्रदर्शन। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लाखों पेय चाय के दीवाने। शिमला मिर्च की खेती कर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा, महाराष्ट्र के इन जिलों में होती है बम्पर पैदावार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांग्लादेश ने भारत सरकार से G2G के आधार पर राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए कम से कम 0.5 मिलियन टन पारबॉइल्ड चावल के स्रोत के लिए भारत से संपर्क किया है। व्यापार सूत्रों के अनुसार शेख हसीना वाजिद सरकार ने सहायता के लिए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त से संपर्क किया है। भले ही ढाका ने 50,000 टन चावल आयात करने के लिए 2 निविदाएं जारी की है। पिछले महीने खाद्य सचिव और खाद्य निदेशालय के महानिदेशक सहित ढाका के एक प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में आपूर्ति की खोज के बाद बांग्लादेश ने भारत से संपर्क किया है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए असम राइफल्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने बताया कि असम राइफल्स अगले 45 दिन में आयोग से 488 क्विंटल खादी सरसों तेल खरीदेगी। सहमति पत्र पर आयोग के जोनल उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता और असम राइफल्स के कमांडेंट बीजू के सेम ने KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में कैंटीन के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पादकों को बेचना अनिवार्य किया है। असम राइफल्स जल्द ही आयोग को 458 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देगी, जिसकी कीमत लगभग 2.71 करोड़ रुपए होगी। इसकी आपूर्ति KVIC वर्ष 2022 और 23 के दौरान करेगी। सरसों का तेल 15 किलोग्राम की टीन और 1 लीटर की बोतल में पैक किया जाएगा। इसकी आपूर्ति पूर्वोत्तर में शिलांग, दीमापुर, इम्फाल, सिलचर और जोरहाट में होगी। कोरिया एग्रीटेक ट्रेड शो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कैमिको इंडिया द्वारा हैदराबाद में किया जा रहा है। कार्यक्रम 15 दिसंबर से शुरू होगा और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भारत में कोरियाई कृषि प्रौद्योगिकी और उत्पादकों का परिचय देना है। इसका आयोजन प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, AICRP ऑन फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी स्कीम, PJTSAU हैदराबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा संपूर्ण भारत के बैचलर डिग्री धारक बेरोजगार महिला, पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए 465 असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति और सरकार नौकरी रिजल्ट नोटिफिकेशन आमंत्रित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विभाग द्वारा निर्धारित एजुकेशन सर्टिफिकेट रखते हैं, अंतिम तिथि से पहले विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ICAR-IARI असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। ICAR-IARI असिस्टेंट जॉब से जुड़ी उम्मीदवार रिक्त वितरण अधिसूचना, PDF पात्रता मानदंड और आवेदन फॉर्म लिंक की जांच नीचे तालिका पर कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने असिस्टेंट भर्ती के लिए ICAR-IARI और असिस्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। असिस्टेंट सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये एक अच्छा अवसर है और इसके साथ ही governmentjobs.in इंडिया पर भी आप सर्च कर सकते हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती है।
हमारे देश में 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 85% से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। आज कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% है, परंतु अधिकांश महिलाएं नई तकनीकों को अपनाने और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने तथा औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ है। वे अपने घरेलू जिम्मेदारियों में ही उलझी रहती है। भारत के 88% कृषि से संबंधित रोजगारों में महिलाएं ही कार्यरत है, जबकि लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभाती है। वे पदमपुर गांव की रहने वाली भाग्यवती सेनापति ने लाभदायक सब्जी की खेती और उन्नत खेती के तरीकों का उपयोग करके खेती को लाभकारी बनाया है। जगत सिंहपुर जिले के टेंडीकुटा के किसानों ने पार्टी फॉरेस्ट लिमिटेड CSR के साथ साझेदारी में सौर आधारित सिंचाई की मदद से खेती को टिकाऊ बनाया है, जिससे वो साल भर वाणिज्यिक फसलों की खेती करने में सक्षम हुए हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हम 40,000 हेक्टेयर तेलताड़ के वृक्षरोपण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढील है, जो हमारे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में लचीलापन भी सुनिश्चित करेगा। पूर्वी सियांग निचली दिबांग घाटी में ताड़ के तेल के निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों को समय पर पूरा करने का प्रयास जारी है। मिर्जापुर जिला ड्रैगन फ्रूट का हब बन गया है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती मिर्जापुर में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती मिर्जापुर में हो रही है। जिले में करीब 70 से ज्यादा किसान पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ये फल बाजार में 300 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। इसके अलावा ये फल फाइबर और पोषक तत्वों भरपूर होता है और कई सारे रोगों के लिए रामबाण भी है। उद्यान विभाग की देखरेख में इस फ्रूट की खेती की जा रही है। जिले के 70 से ज्यादा किसान इसकी खेती कर रहे हैं। जिले के करीब 85 एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। हालांकि इसकी खेती करने में प्रति एकड़ करीब 5 लाख की लागत आती है और प्रति एकड़ इसका उत्पादन करीब 3 लाख टन मतलब 30 क्विंटल के आसपास होता है, जो कि करीब 9 लाख के आसपास होता है। किसानों को इसकी खेती करने में एक बार लागत लगाने में लगभग डबल मुनाफा हो रहा है, जिसके चलते किसान पारंपरिक खेती के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं और साल दर साल इसका रकबा बढ़ता ही जा रहा है। भारी उथल पुथल के बाद आखिरकार ट्विटर ने पहले वाली ब्लू टिक स्कीम में बदलाव करते हुए गोल्ड चेक मार्क की सर्विस शुरू कर दी है। ट्विटर इसके वेब वर्जन के लिए $8 और आईफोन के लिए $11 का चार्ज करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने फिर से अपनी ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को वेब यूजर्स के लिए बहाल कर दिया है और जल्द ही इस सेवा को iOS वर्जन के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्विटर ने कुछ बिजनेस आधिकारिक अकाउंट को गोल्ड चेक मार्क दिया है, जो शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि वे आने वाले कुछ महीनों में ही ट्विटर ब्लू की पहले से चली आ रही नीतियों को पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले ये चेक मार्क्स दिए गए हैं वो सही नहीं थी। अभी इसके वेब वर्जन की शुरुआत केवल US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK के लिए है। आने वाले दिनों में ट्विटर इसका विस्तार करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 113 अंक तो निफ्टी 35 अंकों के उछाल के साथ खुला है। सेंसेक्स में 207 अंकों की बढ़त के साथ 62,338 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। वहीं निफ्टी भी 53.10 अंकों की तेजी के साथ 18,550.35 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी IT इंडेक्स में 0.49% की तेजी है और ये 29,000 से भी अधिक पर कारोबार कर रहा है। S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 0.43% की बढ़त के साथ 29,752.20 पर कारोबार करता नजर आया। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान कई शेयरों ने 62 हफ्ते का उच्च स्तर देखा है और इनमें पॉलीकेब, KRBL, IOB, NCC और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। निफ्टी के जिन शेयरों में तेजी है उनमें इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, M&M, हीरो, मोटोकॉर्प और एक्सिस बैंक शामिल है। भारत में कृषि का नाता बहुत पुराना है। किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। किसानों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो तथा किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने कैक्टस की खेती से किसानों की आय बढ़ाने का फैसला लिया है।
भारत के अधिकतर हिस्सों में, खासकर रेगिस्तान में, कैक्टस की पैदावार बहुत अधिक होती है। विशेषज्ञों की माने तो कैक्टस एक ज़ेरोफाइटिक पौधा हेजो के तहत धीमी गति के साथ बढ़ता है, मगर ये लंबे वक्त तक अपने निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में सफल होता है। कैक्टस का ये पौधा भूमि की उर्वरक क्षमता में सुधार करता है। भारत सरकार कैक्टस की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कैक्टस से या बायो तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे विदेशों पर तेल की निर्भरता में कमी आएगी और तथा देश के किसानों की आय बढ़ेगी। इसी को देखते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की सहायता से मध्य प्रदेश में एक परियोजना स्थापित की गई है। यहाँ पर कैक्टस के पौधों की खेती पड़ती वाली भूमि पर की जाएगी। झज्जर में यूरिया और डीएपी को लेकर मारामारी खत्म नहीं हुई है। किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, इसके बाद भी मायूस लौटना पड़ रहा है। सोमवार को कई खाद बिक्री पर यही हाल रहा। किसान सुबह ही केंद्र पर लाइन में लग गए, लेकिन दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। रोहतक रेल हेड से दोपहर करीब 1:30 बजे खाद लेकर गाड़ियां पहुंची, जब किसानों को इसका वितरण हुआ। बहुत से किसानों को ये उपलब्ध नहीं हो रहा है कि सोमवार को दोपहर बाद 23 खाद बिक्री केंद्र पर 11,500 बैग यूरिया पहुंचा। किसान सुबह ही अनाज मंडी स्थित खाद बिक्री केंद्र पर खाद लेने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर बाद किसानों को यूरिया खाद मिलना शुरू हुआ। शाम होने के बावजूद भी किसान केंद्र के बाहर लाइन में लगे हुए थे और वो बारी आने का इंतजार कर रहे थे। किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा के आवास के पास कर्ज माफी और फसलों के लिए न्यूनतम तापमान एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासनिक परिसर डीसी से जिम्पा के आवास तक मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें मंत्री के घर से करीब 300 मीटर दूर शिव चौक के पास रोक लिया। सड़क पर बैठ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 2 घंटे से अधिक समय तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह भुल्ला ने कहा कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में 26 नवंबर से डीएसी पर डटे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं आया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दुनिया भर में लोकप्रिय पेय चाय को और अधिक सम्मान देने के उद्देश्य से सोमवार राज्यसभा में पेय को राष्ट्रीय पेय घोषित करने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उच्च सदन में असम के प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र मार्गरेटा ने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि देश में हर व्यक्ति के दिन की शुरुआत चाय से होती है। उन्होंने चाय को देश की संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक प्रत्येक माँ की रसोई में मौजूद है। इसीलिए चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सैकड़ों चाय के बागान हैं और इनमें 50 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में और पिछले 70 साल में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण होता रहा है। सरकार को चाय उद्योग के 200 साल पूरा होने पर एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। मार्गरेटा ने आगे कहा कि अगले साल 2023 में असम की प्रसिद्ध चाय को 200 साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर को असम सरकार और असमिया लोग बड़े मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिमला मिर्च की खेती सब्जी फसल के रूप में उगाई जाती है। अंग्रेजी में इसे कैप्सिकम कहते हैं और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सर्दी के मौसम में शिमला मिर्च की खेती की जाती है। बाजार में शिमला मिर्च लाल, हरी या पीले रंग की मिलती है, जिसकी खेती करने में ज्यादा मेहनत और लागत नहीं लगती। यदि पूरे साल शिमला मिर्च की खेती करे तो इसकी 3 फसलें मिल सकती है। इससे शिमला मिर्च की खेती कर किसान अच्छा कमाई कर सकते हैं। बाजार में शिमला मिर्च लाल, हरी या पीले रंग की मिलती है। चाहे शिमला मिर्च किसी भी रंग का हो, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरा होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती है। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, सतारा और सांगली जिले में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। शिमला मिर्च अगस्त और सितंबर में लगाए जाते हैं और जनवरी और फरवरी के महीने में कटाई की जाती है। मध्यम से भारी काली, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने कहा कि प्रकृति मानव अस्तित्व के लिए मौलिक है, लेकिन यह विनाशकारी दरों पर नष्ट हो रही है। 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए नेताओं को साहसिक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वे इसके लिए मॉन्ट्रियल में इकट्ठा होते हैं। एक और जहां उत्तर भारत और मध्य भारत में ठंड बढ़ रही है, वही दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्य में अभी भी बारिश का दौर जारी है।
दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक ठंड बढ़ने लगी है और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक में आज बारिश हो सकती है। वह यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों में सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और पूर्वानुमान करने वाले ने अगले 2 दिनों तक इसके खराब या मध्यम श्रेणी से बने रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। 13 दिसंबर के आसपास दक्षिण और पूर्व आसपास के पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और आज तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, रायलसीमा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और आपके ऑप्शंस हैं। नंबर 1 एमएस स्वामीनाथन, नंबर 2 विक्रम साराभाई, नंबर 3 सोमनाथ देसाई, नंबर 4 एस राधाकृष्णन। तो देर किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।